क्या केदारनाथ उपचुनाव जीतने के बाद पूरे 5 साल के लिए सीएम धामी की कुर्सी सेफ हो गई है? इतने सारे मुद्दों के बाद भी कांग्रेस वोटर्स का विश्वास क्यों नहीं जीत पाई? त्रिभुवन चौहान क्या हार कर भी जीत गए हैं? 2027 में न सिर्फ केदारनाथ बल्कि पूरे उत्तराखंड में तीसरे विकल्प का रास्ता क्या खुल गया है? और क्या आशा नौटियाल अब कैबिनेट में मंत्री भी बन सकती है? आइए बात करते हैं इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपनी बात कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर में हार के बाद बीजेपी ने फिर से वापसी की है और ये सीट जीत ली है, यानी कि केदारनाथ की सीट जीत ली है। तो वहीं कांग्रेस का आत्मविश्वास इस चुनाव के बाद एक बार फिर से नीचे जरूर आया होगा। इसके साथ ही एक और सवाल ये भी है कि क्या इस चुनाव के बाद अब केदारनाथ में तीसरे विकल्प का एक और ऑप्शन खुल गया है? त्रिभुवन चौहान सभी की उम्मीदों से ज्यादा वोट लेकर के इस चुनाव में आए और हार कर भी उनके समर्थक उनकी जीत मनाते रहे। पहले एक बार फाइनल रिजल्ट पर नजर डालते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। पहले नंबर पर रही बीजेपी की आशा नौटियाल को 23,814 वोट पड़े, यानी कि 43.74%। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के मनोज रावत रहे, जिन्हें 18,192 वोट पड़े, यानी कि 33.2442%। तीसरे नंबर पर निर्दलीय त्रिभुवन चौहान रहे, 9,311 वोट इन्हें पड़े, यानी कि 17.1%। चौथे नंबर पर यूकेडी के डॉक्टर आशुतोष भंडारी रहे, जिन्हें 1,314 वोट पड़े, 2.14%। और पांचवें नंबर पर निर्दलीय आरपी सिंह 493 वोट के साथ, और छठवें नंबर पर प्रदीप रोशन 483 वोट के साथ रहे। इस चुनाव में नोटा का इस्तेमाल 834 लोगों ने किया। इसके साथ ही 5,622 वोटों के अंतर से बीजेपी की आशा नौटियाल ने कांग्रेस के मनोज रावत को यह चुनाव हरा दिया और ये सीट उपचुनाव में भी भाजपा ने अपने पास कायम रखी है। इसके अलावा कुछ और आंकड़े हैं, नंबर गेम्स हैं। पुष्कर सिंह धामी की इस सरकार में अब तक 5 उपचुनाव हो चुके हैं, जिनमें से केदारनाथ जीतने के बाद बीजेपी ने 3 उपचुनाव जीते हैं, जबकि कांग्रेस ने 2 उपचुनाव जीते हैं। इसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक उपचुनाव भी शामिल है, जब वो खटीमा से 2022 का मुख्य चुनाव हार गए थे और उसके बाद चंपावत से उपचुनाव लड़ करके जीत गए थे। साथ ही केदारनाथ सीट और महिलाओं का मिथक भी बरकरार रहा। केदारनाथ सीट से सिर्फ एक बार पुरुष कैंडिडेट जीता है। 2017 में मनोज रावत ही वो व्यक्ति थे जो जीते हैं। इसके अलावा हर बार महिला प्रत्याशी यहां से जीतते हुए आए। केदारनाथ के इस उपचुनाव में फिर से निर्दलीय की भूमिका भी बरकरार रही है, जो कि पिछले कई चुनाव से हम देखते हुए आ रहे हैं। बीजेपी के लिए और खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए ये चुनाव साख का सवाल बन चुका था और बीजेपी के साथ साथ सीएम धामी अपनी साख को बचाने में कामयाब भी रहे। इसमें कोई शक भी नहीं है कि यदि बीजेपी ये चुनाव हार जाती तो इसका ठीक रहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सिर फोड़ा जाता। और क्योंकि अब बीजेपी ये चुनाव जीत चुकी है तो इसका मैक्सिमम श्रेय भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही दिया जा रहा है। तमाम नाराजगी और तमाम विवादों के बाद भी मुख्यमंत्री केदारनाथ की जनता का दिल जीतने में कायम रहे होंगे। जो मुद्दे इस चुनाव में तेजी के साथ चल रहे थे, आखिरी समय आते आते वो मुद्दे झट से गायब भी हो गए, जैसे केदारनाथ यात्रा का मामला, यात्रा को डाइवर्ट करने का मामला, दिल्ली में केदारशिला ले जाकर के मंदिर बनाने वाला मामला, स्थानीय लोगों के स्वरोजगार को प्रभावित करने वाला मामला। इन सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री धामी ने जनता को समझाने में कामयाबी हासिल कर ही ली। इसके अलावा कांग्रेस को अब ये बैठ करके सोचना चाहिए कि जिस चुनाव में उनके पास इतने सारे मुद्दे थे, बहुत ज्यादा मुद्दे थे, उस चुनाव में वो उन मुद्दों को जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाए, या फिर अगर पहुंचाया भी है तो फिर उनका भरोसा क्यों नहीं जीत पाए। हो सकता है कि कई कांग्रेस समर्थकों को यह बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन बद्रीनाथ और मंगलौर जीतने के बाद जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता 2027 में सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, उनको अब नींद से जाग जाना चाहिए और रियलिटी को देखते हुए चिंतन मंथन करना चाहिए। इतना जोर लगाने के बाद भी यदि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव को 5,500 वोटों के अंतर से हार रही है तो कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रचार कर दिया, जिस वजह से जनता उन पर भरोसा नहीं कर पाई, जबकि देखने में ये लग रहा था कि कांग्रेस इस बार एकजुट होकर के भी चुनाव लड़ रही है। इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि एकजुटता तस्वीरों में ही थी या वास्तव में कुछ और ही चल रहा था। ये चुनाव जीतने के बाद अब क्या मुख्यमंत्री धामी की कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा भी टल गया है? कई कांग्रेस नेता इस चुनाव में ये दावा कर रहे थे कि ये उपचुनाव केदार वर्सेस सीएम धामी का है और कुर्सी का भी सवाल है। अंदर खाने कई बीजेपी के नेताओं की नजरें भी इसी पर टिकी हुई थी, लेकिन अब तो ये चुनाव जीत लिया गया है और इस चुनाव को जिताने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 2 बाइक रैलियां और 4 जनसभाएं केदारनाथ विधानसभा में की गई थी, जो अहम थी। तो क्या अब कुर्सी पर टक लगाने वालों के साथ भी मोई मोई हो गया है और बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए सीएम धामी ने अपनी कुर्सी को लॉक कर दिया है? लंबे समय से कुर्सी की चाह रखने वालों की नजरें इस कुर्सी पर टिकी हुई थी। कभी कोई नेता दिल्ली भी जाता था तो कुर्सी की चर्चा शुरू हो जाती थी। अब ये कहा जा सकता है कि साख का चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री की कुर्सी सेफ हो गई है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि यदि त्रिभुवन चौहान चुनाव न लड़ते तो कांग्रेस जीत गई थी।
हो सकता है कि ऐसा हो भी जाता, त्रिभुवन चौहान इतने वोट न ले जाते तो कांग्रेस जीत भी जाती, लेकिन ये सब चुनाव के बाद इफ एंड बट वाली बात है। मुख्य विपक्षी दल होने के बाद भी यदि निर्दलीय प्रत्याशी आपके सामने 9000 प्लस वोट लेकर के जा रहा है तो कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए कि सरकार के खिलाफ नाराजगी वाले वोट को वो अपनी तरफ क्यों नहीं खींच पाए। क्यों केदारनाथ के 9311 वोटर्स ने एक निर्दलीय पर विश्वास किया लेकिन कांग्रेस कैंडिडेट के ऊपर विश्वास नहीं किया। यदि आज कांग्रेस ये कहती है कि उनका वोट त्रिभुवन चौहान को पड़ा और वो वोट बट गया और बीजेपी जीत गई, लेकिन उस नाराजगी को अपनी तरफ खींचना भी तो कांग्रेस का ही काम था। बीजेपी भी जीत जरूर गई है, लेकिन उसे भी ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपके सामने भी 9000 से ज्यादा वोटर्स ने मुख्य विपक्षी दल को छोड़ करके निर्दलीय पर भरोसा दिखाया, यानी कि वो वोटर भी आपसे नाराज ही था। अगर वो वोट बंटता नहीं तो आपकी भी स्थिति खतरे में हो सकती थी। महिला वोटर्स का बीजेपी की तरफ झुकाव अभी भी वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था। इस चुनाव के नतीजों से एक बात ये भी फिर से सामने आई है कि वोटर भले ही नाराज कितना भी हो, उसके मन में शंका कितनी भी हो, जब वो ईवीएम के सामने जाता है तो फिर कमल का बटन दबा करके ही वापस आता है। राउंड वाइज यदि आप केदारनाथ की काउंटिंग देखेंगे तो पाएंगे कि 2 राउंड को छोड़ करके 11 राउंड में बीजेपी ने बढ़त बनाए रखी, यानी कि हर बार हर जगह से बीजेपी को ज्यादा वोट पड़ता रहा। पहले राउंड में बीजेपी पहले नंबर पर थी, त्रिभुवन चौहान निर्दलीय दूसरे नंबर पर और मनोज रावत कांग्रेस के तीसरे नंबर पर थे। दूसरे राउंड में बीजेपी पहले पर, कांग्रेस दूसरे और निर्दलीय तीसरे पर रही। चौथे राउंड की काउंटिंग में निर्दलीय त्रिभुवन चौहान पहले नंबर पर थे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। 5वें राउंड में ओवरऑल मिलाकर के त्रिभुवन चौहान दूसरे नंबर पर आ गए थे। 7वें राउंड से त्रिभुवन चौहान स्लो हो गए। सिर्फ 7वें राउंड में कांग्रेस के कैंडिडेट पहले नंबर पर रहे, बाकी राउंड में कांग्रेस पीछे ही चलती रही, जिस वजह से यह अंतर 5000 प्लस का हो गया। बीजेपी सिर्फ 2 राउंड में पीछे रही, बाकी राउंड में बीजेपी ने अपनी लीड को, अपनी बढ़त को कायम रखा। आशा नौटियाल को टिकट देना भी बीजेपी के लिए फायदेमंद ही साबित हुआ, क्योंकि आशा नौटियाल की इमेज एक सीधी सादी और सामान्य नेता के रूप में है, जिसको सरकार से दिक्कत भी रही होगी। आशा नौटियाल के चेहरे ने उस दिक्कत को भी दूर करने का काम जरूर किया है। एक सच ये भी है कि भाजपा ने इस चुनाव को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रखा था। मंत्री सांसद से लेकर के विधायक, मुख्यमंत्री, प्रभारी, संगठन के पदाधिकारी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, क्षेत्र में मौजूद थे। पिछले कुछ समय से कांग्रेस में गणेश गोदियाल की भूमिका और उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ी है, लेकिन इस उपचुनाव में गणेश गोदियाल से लेकर के हरीश रावत और हरक सिंह रावत किसी का भी जादू नहीं चला। दिल्ली वाले केदारनाथ मंदिर को भुनाने की कांग्रेस ने बड़ी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। 9300 प्लस वोट ला करके त्रिभुवन चौहान और बॉबी पवार ने 2027 के लिए एक ऑप्शन तैयार कर दिया है। बीजेपी कांग्रेस तो ठीक है, लेकिन त्रिभुवन चौहान के पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था। पहली बार चुनाव लड़ने वाले त्रिभुवन चौहान के ऊपर लोगों ने खूब भरोसा जताया। जैसे ही बॉबी पवार उनके पक्ष में प्रचार करने वहां पर पहुंचे तो उसका भी सीधा असर देखने को मिला। युवाओं का झुकाव त्रिभुवन चौहान की तरफ ज्यादा देखने को मिला। उनका इतने वोट लाना भी ये दर्शाता है कि जनता तीसरा विकल्प तो चाहती है, लेकिन कोई मजबूत विकल्प जनता के पास उपलब्ध नहीं हो पाता। तो क्या अब 2027 के लिए न सिर्फ केदारनाथ विधानसभा बल्कि उत्तराखंड की कई सीटों पर बॉबी पवार और उनके साथी तीसरे विकल्प के रूप में खड़े हो पाएंगे? यहां से ये भी बहस शुरू हो जाएगी। जैसा कि मैं शुरू से ये कह रहा था कि केदारनाथ का उपचुनाव बहुत बड़ा उपचुनाव है, बहुत कुछ ये चुनाव तय करने वाला है। अब बीजेपी ने इस चुनाव को जीत लिया है। इसका क्रेडिट मुख्यमंत्री को जितना मिले वो मिले, लेकिन आशा नौटियाल को भी इसका बहुत सारा श्रेय जाता है। और केदारनाथ की जनता ने विधायक भेजा है। जिस जनता की नाराजगी की बात हर बार सामने आ रही थी, यदि उसने आपको विधायक चुन करके भेजा है तो क्या अब वो विधायक कैबिनेट में मंत्री भी बन सकती हैं? ये सवाल भी अब उठने शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी कैबिनेट का विस्तार करना है, जिसमें मंत्रियों की जगह भी भरी जानी है। आशा नौटियाल एक पुरानी अनुभवी नेता है। 2002-2007 के बाद अब तीसरी बार विधायक बन रही हैं, तो क्या उन्हें उत्तराखंड सरकार में मंत्री बना करके मुख्यमंत्री धामी एक रिटर्न गिफ्ट भी दे सकते हैं? चुनाव के दौरान भी बहुत सारे लोग ये प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए कि आशा नौटियाल सिर्फ विधायक नहीं बनेंगी, बल्कि आप चुनेंगे तो मंत्री बनेंगे और काम तेजी के साथ होंगे। तो ये भी अब देखना होगा। खैर, उत्तराखंड बीजेपी के लिए लंबे समय के बाद एक खुशी का मौका आया है। अब निकाय चुनाव भी होने हैं। इस जीत का आत्मविश्वास बरकरार रखने के लिए बीजेपी वहां जाएगी और कांग्रेस मंथन करके वापसी की सोचेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।